हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, घर पर हैं और इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 के दौर में स्टडीज़ का जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपको, उसे एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ वेंचर्स IQ के साथ में। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज पहुँच सके। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का सीरीज़ जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, उसके अंदर हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग इन्फ्लेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लेशन टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन होता क्या है। बेसिकली जब भी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है, मार्केट में इनफ्लो बढ़ जाता है, तो मनी की वैल्यू डाउन हो जाती है। मनी की वैल्यू डाउन हो जाने के कारण मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी प्राइजेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। जब भी मार्केट में प्राइजेस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, होती क्यों है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला तो होता है, एक टर्म है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब है मार्केट में पैसा आना। जब मार्केट में पैसा आ रहा है और बढ़ रहा है, मार्केट में काफ़ी सारा पैसा अवेलेबल है, लोगों की इनकम्स इतनी हो रही है कि उनके पास में खूब सारा पैसा है, उस कंडीशन के अंदर मार्केट में इनफ्लो बढ़ गया है। इनफ्लो हो जाने के कारण मार्केट में पैसा आ गया और मार्केट में पैसा आ जाने के कारण वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाने से, आपको भी पता है, किसी चीज़ का हमारे पास ज़्यादा आ जाने से उस चीज़ की हमारे लाइफ में वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। उसी तरीके से मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू डाउन हो गई और मनी की वैल्यू डाउन हो जाने के कारण गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो चुकी हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, कुछ कारण होते हैं, मुद्रास्फीति के कुछ कारण हैं, इन्फ्लेशन के कुछ कारण होते हैं। अचानक से तो मार्केट में पैसा खूब सारा आ नहीं जाता, कोई ना कोई रीज़न होता है इसके पीछे। तो देखिए, दो बेसिक रीजंस हैं। According to economics, the causes of inflation is divided into two parts. First one is demand pull inflation. जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, मान लीजिए भी सैनिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 के दौरान बढ़ गई है। उस कंडीशन में मार्केट में सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हो गई है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, मार्केट में पैसा आ गया है, इस वजह से इनफ्लो के कारण, डिमांड के कारण, डिमांड बढ़ जाने के कारण, भाई आपके पास पैसा है तभी तो आप उसे खरीद रहे हैं, और जब आप उसे खरीदने के लिए मार्केट में गए हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सप्लाई को डिमांड के साथ बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, उस सैनिटाइजर्स की या उन पर्टिकुलर वस्तुओं के मूल्य को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जब भी किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को या उसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, डिमांड बढ़ जाना। मार्केट में डिमांड बढ़ गई, डिमांड और सप्लाई मैनेज नहीं हो पा रहे, तो सप्लायर ने क्या किया, मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ा दी। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाने, प्राइस बढ़ जाने के कारण लोग कम हो गए, शॉर्टेज हो गए। उसको परचेज करने के लिए जो लोग आगे आए थे, जो लोग 4 खरीदना चाहते थे, अब प्राइस बढ़ जाने के कारण, रेट्स बढ़ जाने के कारण 2 खरीद रहे हैं। जो लोग 100 लोग आगे आए थे खरीदने के लिए, हो सकता है उसमें से कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है वो होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देना, प्राइजेस को बढ़ा देना। जब उसकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। उस परिस्थिति को, जिस समय मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाने के कारण, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेस है उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। सेकेंड आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ी है, लेकिन जो प्रोडक्ट आगे से आ रहा है उसकी लागत बढ़ गई है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में लॉन्च कर रही थी,
मैं रॉ मटेरियल को जिस तरीके से मैनेज कर रही थी, परचेज कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग मेरी प्रॉफिट, सब लागत, सब कुछ जो खर्च हो रहा था वो सब कुछ मिला करके 10 रुपए में वो प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन अब जो आगे से रॉ मटेरियल जो मैं परचेज कर रही हूँ, उस रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो मैंने जब उसे परचेज किया तो उसकी प्राइस बढ़ गई, जब मैंने उसे मैन्युफैक्चर किया तब भी उसकी प्राइस बढ़ गई। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास में फिनिश्ड गुड्स है उसकी प्राइजेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं उसकी प्राइजेस को बढ़ाऊंगी तो मार्केट में उस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब मनी की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से, लागत बढ़ जाने की वजह से, कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से। तो इस परिस्थिति को भी क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का कारण कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, मुद्रास्फीति के कारण को, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो कारण होते हैं जिस वजह से मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। एक तो होता है डिमांड बढ़ जाने के कारण और एक होता है लागत बढ़ जाने के कारण। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव की। भाई इन्फ्लेशन क्या होता है समझ में आ गया, किस वजह से बढ़ता है ये भी समझ में आ गया, लेकिन अब उसका प्रभाव क्या होता है, मार्केट में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। हमने अभी तक सिर्फ ये देखा गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, उससे क्या हुआ, बढ़ जाने के कारण मार्केट में क्या इफेक्ट्स देखने को मिले। तो मेजरली दो इफेक्ट, देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं लेकिन दो मेजर इफेक्ट हैं जो सारे इफेक्ट्स को कैरी कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं एक मार्केट को, एक बाजार को, एक इकोनॉमी को। तो कौन से दो रीजंस होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं इसके। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इंसान पहले 1000 रुपए कमा रहा था दिन का, अब उसे 1200-1500 कमाने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई है। जो 1000 रुपए में वो अपने सारे प्रोडक्ट परचेज कर लेता था, अब उसे परचेज करने के लिए 1200-1300 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उसे अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, अपने पास में जो पैसा आ रहा है उसे भी तो बढ़ाना पड़ेगा उसे। इस वजह से उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब मार्केट में जो इनकम और जो वेल्थ आ रही थी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, अब उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो इफेक्ट है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन की एक लिमिट होती है कि 3% तक जब इन्फ्लेशन होता है तो वो मार्केट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉजिटिव वे में लेकर जाता है। इन्फ्लेशन 3% तक होना या 3% से कम होना कहीं ना कहीं किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो 3% से ज़्यादा बढ़ जाता है एक इन्फ्लेशन की स्थिति, उस कंडीशन में मार्केट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट हुआ और मार्केट में जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं या इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन जो होते हैं वो दो तरह के मेजरली देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना कैसे, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के दो मेजर वेज होते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मुद्रास्फीति की गणना जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे की जाती थी, WPI पे की जाती थी। मतलब जो होलसेल प्रोडक्ट आ रहे हैं, होलसेल लेवल पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है उसकी क्या प्राइजेस हैं, उस लेवल पे उसे कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, लेकिन अच्छा ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये करती थी, इवन आज भी करती है। जिस कंट्री में WPI पे कैलकुलेट किया जाता है इन्फ्लेशन को, उस कंडीशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये काम करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड प्रोसीजर की, तो देखिए पहले हम लोग WPI पे कैलकुलेट किया करते थे इन्फ्लेशन को। मतलब पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पर ही निकाला करते थे इन्फ्लेशन को, लेकिन 2014 के बाद में RBI ने ये जारी कर दिया कि नोटिस जारी कर दिया कि अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे इन्फ्लेशन का या गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे CPI पे। तो CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब अब कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट कितने मूल्य में जा रहा है, क्या वैल्यू में जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन होता है इन्फ्लेशन का वो कहलाता है CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
तो बेसिकली आरबीआई ने कहा कि होलसेल प्राइस पे जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी गणना करना, उस पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना कहीं ना कहीं हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को वास्तविक कंडीशन दर्शाता नहीं है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की वास्तविक कंडीशन को नहीं शो करता। उसे एक्चुअल कंडीशन में बताने के लिए, एक्चुअल लेवल पर लेकर आने के लिए आरबीआई ने कहा कि अब हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 2014 में ये नोटिस जारी किया गया आरबीआई द्वारा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर अब हमारी इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक कैलकुलेशन होगी। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई को, इट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसीडर किया जाता है। ये काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो बड़े अगर मोटा मोटी तौर पे बात किया जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बेसिक जो डेटा है, बेसिकली जो डेटा कैलकुलेट होता है उसके तहत 4% तक इन्फ्लेशन की दर जो है वो एक स्टैंडर्ड मानी गई है। आरबीआई ने कहा है कि 4% जो इन्फ्लेशन है वो एक नॉर्मल लेवल, या हम कह सकते हैं कि एक बेसिक लेवल है। यहां तक इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता, और करता भी तो पॉजिटिव वे में करता है, लेकिन 4% के ±2 से बढ़ते ही, मतलब 4 से बढ़ते ही वो वैल्यू क्या हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाती है। इसलिए किसी भी देश में इन्फ्लेशन की दर को 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ने की हिदायत दी जाती है, और हर मिनिस्ट्री द्वारा, जो मिनिस्ट्री इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडरटेकन है, वो सारी मिनिस्ट्रीज ये कोशिश करती है कि उस इन्फ्लेशन की दर उस देश के अंदर 4% से ज़्यादा ना बढ़े, जिससे कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट ना हो। ओके, तो अल्टीमेटली आज के सबसे पहले टॉपिक को हमने डिस्कस किया, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने डिस्कस किया गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को बढ़ना, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का बढ़ना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके जो प्रभाव है, इसके जो कारण है, कॉजेज। तो सेकंड हमने स्टडी किया है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति के कारण। क्या कारण होते हैं? एक तो मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाना, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू, लागत जो है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाना। मतलब मैन्युफैक्चरर को वो प्रोडक्ट जो है महंगा पड़ने लग गया, उसने मार्केट में प्राइसेस बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ना, मतलब पर्टिकुलर वस्तु या सेवा की मूल्य का बढ़ना, मार्केट में प्राइसेस का बढ़ जाना कॉस्ट पुश या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, उसका कारण बन जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो इसके 2 प्रभाव बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम और वेल्थ का, जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मार्केट में, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, 4% तक अगर इकोनॉमी या इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 4% से ज़्यादा 7% तक इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो वो इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। इसलिए जनरली किसी भी देश के अंदर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री द्वारा या कंसर्न मिनिस्ट्री द्वारा ये कोशिश की जाती है कि उस देश में मुद्रास्फीति की दर 4% से ज़्यादा ना हो। उसी के बाद में सेकंड आता है मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है? 2 प्राइजेस पे की जाती है, 2 इंडेक्स पर की जाती है। एक तो पहले तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट मींस WPI, और दूसरा होता है CPI, इट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2014 से पहले हम WPI पे कैलकुलेट करते थे इन्फ्लेशन को, और 2014 के बाद में आरबीआई द्वारा हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि CPI को इन्फ्लेशन को किस में कैलकुलेट किया जाना चाहिए? CPI में, इट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। वो आरबीआई ने उसकी दर कितनी बताई है? एक इन्फ्लेशन की दर जो किसी भी देश की इकोनॉमी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, वो है 4% या उससे कम। लेकिन 4% से ज़्यादा होते ही इसकी दर कहीं ना कहीं देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वहीं CPI कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उन सारे इन्फ्लेशन को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, ये सारी चीजें हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसके कारण पूछे जाते हैं। आपको मुद्रास्फीति के प्रभाव के बेसिस पर इन 2 पार्ट्स को पूछ लिया जाएगा।
अदरवाइज आपसे पूछ लिया जाएगा मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अगर लर्न कर लेते हैं या आप इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अपने एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में एक क्विक रिवीजन के बेसिस पर आप क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। और ये सारे जो चीज़ें पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं पॉइंट्स में से मिलेंगे। So don't forget to take a screenshot of it, okay? तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अब तक हमने देखा मुद्रास्फीति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इफेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी गणना किन प्रकारों के आधार पर की जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितने प्रकार की होती है और हर एक प्रकार में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम के अंदर, तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि इन सारे बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूंगी सबसे पहले प्रकार की। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो तो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है या इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये इन्फ्लेशन अधिकतर जो है वो 3% से कम होता है, 3% तक होता है, इसलिए इसे कहते हैं क्रीपिंग, मतलब रेंगती हुई, है ना, रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं इसे, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, इसके अंदर 3% से भी कम इन्फ्लेशन होता है, मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 3% से भी कम बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन की। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यूजुअली इकोनॉमी को पॉजिटिव वे में लेके जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है और वो भी पॉजिटिव वे में। लेकिन सेकंड होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब चलती हुई चीजें, आपको समझ में आ रही है, रेंगती हुई चीजें कभी भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, धीरे धीरे पहुंच जाती है मंजिल पे। लेकिन वॉकिंग इन्फ्लेशन मैक्सिमम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन के अंदर 3% से 10% मुद्रा के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में इजाफा देखने को मिलता है, मतलब प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है, प्रोडक्ट्स जो है, उनकी प्राइसेस 3 to 10% तक बढ़ जाती है। बिटवीन 3 to 10% जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट दिखाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सबसे खतरनाक कंडीशन होती है ये। हर एक कंट्री की, हर एक नेशन की ये कोशिश रहती है, हर एक सरकार की, हर एक डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहती है कि इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को तो ना ही होने दिया जाए। उस हमारे देश में मुद्रा की स्फीति की जो कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन की जो कंडीशन है, वो इस लेवल पे गैलोपिंग पे नहीं जानी चाहिए। गैलोपिंग के अंदर क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि गैलोपिंग इन्फ्लेशन के अंदर जो प्राइजेस हैं वो 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी 100 रुपये में किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, अब उसका मूल्य 101, 102 हो गया, वो हो गया क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आप खरीद सकते हैं उस प्रोडक्ट को, आप खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। लेकिन जैसे ही उसका मूल्य 105 हुआ, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा यार ये क्या है, इतना मूल्य क्या है, इतनी रेट बढ़ा दी, है ना। तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन, फिर भी आप उसे खरीद सकते हैं, हालांकि वो कहीं ना कहीं आपके बजट को जरूर मूव ऑन करेगा, लेकिन आप उसे परचेज कर सकते हैं। 50% ऑफ लोग उसे परचेज करेंगे, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन के अंदर अचानक से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसकी 100 रुपये मूल्य था, उसका मूल्य 112, 120 या 115 हो गया, 110 मतलब 10% से ज्यादा हो गया, मतलब 110 से क्रॉस हो गया, 112, 115 हो गया। उस कंडीशन में करीब 70% लोग उसे खरीदना छोड़ देंगे। जब वो प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देंगे तो डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिगमिगा जाएगी, वो बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। उस कंडीशन में गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जनरली हर एक इकोनॉमी में ये कोशिश की जाती है कि ये कंडीशन तो एटलीस्ट ना आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन की। ये तो भैया इसकी तो बात ही क्या की जाए, 50% से ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है, मतलब जो 100 रुपये की चीज़ आप खरीदते थे अब वो आपको 200 में मिल रही है।
मतलब जो प्राइजेस है वो आसमान, स्काई रॉकेट, मतलब आसमान छू रही है, कीमतें आसमान को छू रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, चीज़ों को खरीदना लोग बंद ही कर देंगे। तो डिमांड और सप्लाई बिल्कुल क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। वो जो कंडीशन आके मार्केट में खड़ी हो जाएगी वो कहलाएगी हाइपर इन्फ्लेशन। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन की। देखिए जनरली जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात आती है तो उसमें मेजरली 4 टाइप्स को कंसीडर किया जाता है। ये 2 तरीके के जो इन्फ्लेशन है ये बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत कम देखे जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का मतलब है ठहरी हुई है, ठहरी हुई का मतलब है स्टेबल है ना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वो तो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, जितना हो रही थी उतनी है, कोई प्रभाव, इनमें बहुत प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर स्टैगफ्लेशन के अंदर जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन आता है। ठीक है, वो जो कंडीशन होती है वो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन होती है। ओके, अब हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन की। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो भाई जब वस्तुओं, हम कह सकते हैं फूड एंड एनर्जी के अलावा सभी के मूल्यों में परिवर्तन आना। जैसे कि अब एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपसे कि छुट्टियां हैं, आप लोग घूमने जा रहे हैं, छुट्टियों के कारण जब घूमने जाते हैं तो गैसेस की प्राइस बढ़ जाती है। गैस की प्राइस अधिकतर जो है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं, गैसेस पर, डीजल पर, पेट्रोल्स पर गाड़ियां चलती हैं। अब गैस की प्राइस जो है डिमांड बढ़ जाने के कारण सप्लाई तो उतना ही हो रहा है, लेकिन उस डिमांड को, सप्लाई को बैलेंस करने के लिए क्या हो गई, प्राइसेस बढ़ गई, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई। अब उसके कारण फूड एंड सर्विसेज की प्राइस, मान लीजिए गोवा में न्यू ईयर पे बड़ी भीड़ होती है, न्यू ईयर पे लोग जनरली गोवा जाया करते हैं, गैसेस की प्राइस बढ़ गई। गैस की प्राइस बढ़ जाने के कारण गोवा में जो रेस्टोरेंट्स है उनके अंदर रेस्टोरेंट की प्राइसेस या फूड एनर्जी की, हम खाने की अगर बात करें, फूड की प्राइसेस बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ गई है, कि भाई ज़्यादा लोग आने वाले हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए वो जो कंडीशन क्रिएट होती है वो कहलाती है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब फूड एंड एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे इफेक्ट देखने को मिलता है, और उसके कारण फूड एनर्जी के प्राइसेस के कारण अदर चीज़ों पर भी उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा इन्फ्लेशन। तो जब भी प्राइसेस बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कहलाता है इन्फ्लेशन। ओके, उसके बाद में हमने डिस्कस किया कारण, क्या कारण होते हैं मुद्रास्फीति के। फिर हमने डिस्कस किया कि उसके जो इफेक्ट्स हैं, प्रभाव क्या होते हैं मुद्रास्फीति के। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि उसको कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो हमने देखा CPI और WPI, मतलब कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन, और WPI इट मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्शन, ओके, इन्फ्लेशन, सॉरी। तो ये जो तरीके होते हैं, इंडेक्स बेसिस पर जो तरीके होते हैं, इट मीन्स CPI कॉस्ट प्राइस पर जो इंडेक्स पर जो कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स पर, वो कहलाता है CPI, और होलसेल प्राइस इंडेक्स पर जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो WPI पर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो 2 तरह के जो इन्फ्लेशन है वो हमने यहाँ पे देखे हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। जनरली इन्फ्लेशन जो है 4 भागों में बांटा जाता है, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे जाते हैं, लेकिन जनरली अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के बाद में अगर हम बात करें तो 5-6 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। कौन से होते हैं वो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। गैलोपिंग क्या होता है, जब 3% से कम इजाफा हो रहा है प्राइजेस में, वो हो गया गैलोपिंग। जब 3 to 10% तक प्राइजेस वैल्यू बढ़ जाए, प्राइजेस का जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस है वो बढ़ जाती है, वो कहलाती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब प्राइजेस 10% से भी ऊपर चली गई है वो कहलाएंगी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और जब प्राइजेस बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग है, मतलब आकाश को छू रही है, उस कंडीशन में आसमान छूने वाले जो प्राइजेस होते हैं, 50% से ऊपर बढ़ गए हैं प्राइजेस, उस कंडीशन में होता है हाइपर इन्फ्लेशन, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। फिर हमने बात की स्टैगफ्लेशन की, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल स्टेबल है, स्टैग्नेंट है, कोई चेंजेस नहीं आए उसमें, लेकिन प्राइजेस जरूर बढ़ रही है, उस कंडीशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और एक होती है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब जो फूड और एनर्जी से इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे टाइप्स पढ़े हैं हमने इन्फ्लेशन के।
इसके अलावा इन्फ्लेशन से आपको मैक्सिमम लेवल पे जो भी पूछा जा सकता था वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं फॉर्म होता है जो इन सब चीज़ों से बाहर हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, कल हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक छोटे तौर पे, जस्ट उनका बेस रीड किया था। आज हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैलकुलेट कैसे किया जाता है और टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एंड डोंट एवर फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब द बटन, बिकॉज बेसिकली देखिए क्या होता है, जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों में नॉलेज बढ़ेगा, है ना। और जितना ज़्यादा हम यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं वो सारी मेहनत जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उनको फ़ायदा होगा। बिकॉज आने वाले टाइम में RBI, SSC और भी आप RRB, SSC, बैंकिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी में इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ना। चाहे आप रेलवेज ले लीजिए, चाहे आप SSC ले लीजिए, सभी एग्जाम्स के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन में से तो अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चन, अभी पिछले बार SSC के जो एग्जाम हुए थे उसमें इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब आपको ये 4 दे दिए, इन्फ्लेशन के टाइप्स दे दिए और पूछ लिया कि 10% तक वैल्यूज का बढ़ना क्या कहलाता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डोंट एवर फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। सजेस्टेड लिंक्स में जाइए, आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। चाहे आप मैथ्स से रिलेटेड कोई टॉपिक लेना चाह रहे हैं, हम सभी आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और हमें भी पता चले कि आपका हमारे साथ में कितना सपोर्ट है। सो डोंट एवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।